स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आइए आज आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 10 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2024 का सेट नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज जो सेट रहेगा हमारा सेट नंबर 7 रहने वाला है। अग्रवाल की बुक है ये आपकी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहले हम OMR बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखित की पोर्शन की बात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं अपने OMR बेस्ड क्वेश्चंस को। देखिए पहला प्रश्न जो रहेगा वो आपका क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है यदि 65 और 117 दो नंबर से आपके पास एक 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका लिखित के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है, दो नंबर आपके पास एक 65 है और 117 है, दोनों का HCF जो है वो आपको गिवन दैट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका रियल में HCF जो होगा वो आपको निकाल लेना है। तो यहां पर इसके फैक्टर की बात करेंगे तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो आपका 13 और 5 और 13 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या 3 गुणा 13, तो 3 गुणा 13 लिख सकता हूं इसको हम। देखिए अब इसका हम HCF अगर निकालें, इसका हम HCF निकालें प्यारे बच्चों तो क्या जाएगा, कॉमन पार्ट लिया जाता है तो कॉमन पार्ट क्या रहेगा, 13 रहेगा। तो HCF कितना आ गया, 13 आ गया। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा गया है कि जो HCF हमारा है वो 65P - 117 है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम 65P - 117 बराबर 13 लिख सकते हैं। पक्षांतर करिएगा तो 65P बराबर हो जाएगा 13 + 117 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 65P बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। P का मान निकालिएगा तो 130/65 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो P का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। P का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। किस तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिए। कहता है 2 tan 45/1 + tan² 45 का मान होगा। 2 tan 45 क्या है, 2 tan 45/1 - tan² 45 की बात हो रही है। इसका मान सॉरी प्लस है यहां पर, तो यहां प्लस हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं tan 45 का जो मान होता है वो प्यारे बच्चों 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 2 × 1/1 + 1 का वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 2 एकम 2/1 + 1 = 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 tan 45/1 + tan² 45 का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या है, 15, 18 और 24 का एलसीएम बताइए। 15, 18 और 24 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सिंपल सी तरीके से आप यहां बता सकते हैं, ऑप्शन से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर 15, 18, 24 का जिस नंबर में भाग चला जाएगा, जिस नंबर को पूरा विभाजित कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर ऐसे हम सॉल्व करें 15, देखिए हमें निकालना है 15, 18, 24 का एलसीएम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 से ब्रेक करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 3 × 8 = 24 हो जाएगा। फिर इसे 2 से ब्रेक कर दीजिए, 5, 3 और ये हो जाएगा 4। फिर इसको हम 4 से ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। ऑप्शनल का क्वेश्चन है तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप ये मत देखिएगा किससे काट दिया, आप इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आना चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। जब आपका लिखित पोर्शन में आएगा तो आपको सीरियल से ही काटना है, 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है, फिर 2 से, फिर 5 से काटना है। इस तरीके से आप करते हैं। देखिए अब यहां बात करते हैं एलसीएम की।
तो एलसीएम क्या रहेगा, देखिए 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 है, क्या है 4 गुणा 5 गुणा 3। तो यहां गुणा करेंगे 5 20 या 60 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 जो होगा वो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। ओएमआर में जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको जल्द से जल्द सॉल्व कर लेना है, उनको सॉल्व करके ही आंसर लगाना है। क्योंकि यहां से जब आप 20 नंबर की बात करते हैं, क्योंकि 20 नंबर के ओएमआर प्रश्न आते हैं तो ये 20 नंबर आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये 20 नंबर कंप्लीट है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में, अच्छे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन वाले में ही दिक्कत करेंगे तो आप आगे क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 148 बटे 185। क्या है 148 बटे 185 है। इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, सरलतम रूप में लिखना है। इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, अगर 2 से नहीं कटेगा तो ये किस नंबर से कटेगा, आपका किस नंबर से कटेगा। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, मासा निकाल लेना है। तो जितना भी मासा आएगा क्या करेंगे, उसको हम यहां से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइडेशन कर देंगे। तो यहां अगर बात करें प्यारे बच्चों, एचसीएफ जो रहेगा वो आपका 37 रहने वाला। कितना रहेगा, 37 रहेगा। तो 148 भागित क्या कर दीजिए, 37 कर दीजिए, और 185 भागित क्या कर दीजिए, 37 कर दीजिए। जब आप इसे बात करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो 4/5 होगा। कितना होगा, 4/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। देखिए समपाती रेखाएं की बात हो रही है यहां पर, समपाती रेखाओं के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। देखिए तो समीकरण है आपके पास क्या क्या है, 2x 3x माइनस वाई प्लस 8, क्या 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा जो समीकरण है वो आपका 6x क्या है, 6x माइनस पी वाई और बराबर में क्या है, 16 है। अगर देखिए समपाती की बात करते हैं, समपाती जो रेखाएं होती हैं ओवरलैप करनी चाहिए। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा अगर है तो वो हमारी समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और जितनी भी समपाती रेखाएं होती हैं वो हमारी समांतर रेखाएं भी होती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं भी होती हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें यहां से इसको समपाती रेखा में बदलना चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 2 वाई हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो समपाती के लिए देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 बटे 6 बराबर, यहां देखिए माइनस, यहां भी माइनस, तो -1 बटे माइनस p बराबर हो जाएगा। देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 8 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहां सॉल्व करें, अगर यहां पर हम सॉल्व करें तो a कट जाएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां नॉट इक्वल टू होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1 p इज नॉट इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका, तो p का मान हमें निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p बराबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा वो बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगले की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है x 3x प्लस 2py बराबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2py बराबर कितना है आपका, 2 है।
और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y, क्या 2x प्लस 5y बराबर -1। कह रहा है दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। देखिए समांतर समपाती का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ले लेंगे। तो यहां से जब आप a1 बटे a2 की बात करते हैं तो ये 3 बटे 2 हो जाएगा, बराबर में 2p बटे 5 हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो 4p बराबर 15 हो जाएगा, p बराबर 15 बटे 4 आ जाएगा। p बराबर 15 बटे 4 जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। कितना हो जाएगा, 15 बटे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा प्यारे बच्चों वो राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से है देखिएगा। लिखा है 15 cos थीटा बराबर कितना दिया गया, आपको 8 दिया गया है। तो आपको पूछा है साइन थीटा का मान बताइए। 15 cos थीटा बराबर कितना है, आपका 8 है। तो cos थीटा बराबर यहां से हम निकालेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहां से हमें cot थीटा है, क्या है, cot थीटा है प्यारे बच्चों, cot है यहां पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब cot थीटा कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहां से अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो यहां से देखिए आधार की बात करेंगे 8 हो जाएगा, लंब की बात करेंगे 15 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, कर्ण भुजा को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप ट्रिपलेट पता करिए, जो ट्रिपलेट होते हैं उनको आपको याद होना चाहिए। तो 8 15 17 जो होता है वो आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ 17 भुजा निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 17 भुजा निकल के आएगी। तो यहां से साइन थीटा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 15 बटे 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 बटे 17 जो होगा वो साइन थीटा का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका डी रहने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, क्या है जरा देखिए। कहता है दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और एक्स वाई जेड। देखिए अगर बात करते दो समरूप त्रिभुजों की, यहां पर देखिए दो समरूप त्रिभुज आपके सामने मैं बनाने वाला हूं इस तरीके से। देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में बनता है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दो समरूप त्रिभुज अगर है तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों वो समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। और संगत कोण जो होते हैं प्यारे बच्चों वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। कहता है कोण ए का मान 75 अंश है। कोण ए जो है वो आपका कितना है, 75 अंश है। कोण बाई का मान 57 अंश है। देखिए सॉरी, तो कह रहा है कि कोण सी का मान बताइए। अब देखिए कोण ए का मान 75 है, कोण बाई का मान 57 है। अभी हमने आपको बताया समरूप त्रिभुज की कंडीशन में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बी का मान हो जाएगा क्या, कोण वाई के बराबर हो जाएगा, यानी 57 अंश हो जाएगा। अब आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से हम रख सकते हैं। यहां देखिए ए का मान 75 अंश हो जाएगा, बी का मान 57 अंश हो जाएगा, सी का मान निकालना है तो बराबर में 180। यहां कोण सी बराबर देखिए 180 माइनस, इसको आप जोड़ दीजिए 7 5 12, 7 5 12 13 132 अंश हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कोण सी बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 17 में से घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। कितना, 48 जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। 48 अंश जो होगा वो आंसर होगा किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, क्या, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कहता है, कहता है मूल बिंदु से बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए बिंदु M दिया गया है -3,4। अब आपसे कहा
इस बिंदु की मूल बिंदु आप जानते हैं 0,0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं 0,0 होता है। जब मूल बिंदु से बात होती है डिस्टेंस की, तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा, यानी -3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। ये आपका 25 निकल के आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 मात्रक रहेगा। कितना रहेगा? 5 मात्रक रहेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं और आगे के प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आगे के प्रश्नों की, उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, अपने मित्रों के साथ आप पढ़िएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आइए देखते हैं। कहता है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए, एक रेखाखंड है आपका, मान लीजिए एक रेखाखंड आपका AB है। इस रेखाखंड AB के एक बिंदु के निर्देशांक -2,6 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो है -2,10 है। के मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो मध्य बिंदु की बात करते हैं। क्या? मध्य बिंदु P के निर्देशांक की बात करेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। यहां लगा दीजिए, x1 की बात -2/2 हो जाएगा, 6 प्लस 10/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4/2, 16/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2,8 जो होगा वो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी हो तो एडी स्क्वायर का मान बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका ए बी सी, एडी जो लंब है वो क्या है? बीसी पर है, तो हमें एडी स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहां 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। इस तरीके से हम जान सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं बीडी के मान की, तो बीडी का मान जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। क्या? 1/2 बीसी लिख सकता हूं, 1/2 एबी लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। या फिर हम यूं कहें, देखिए अगर हम बात करें सीडी की बात करते, देखिए यहां पर इसको हम निकालना चाहें तो सीडी का मान अगर आपको बनाना है, सीडी का अगर मान बनाना है, सीडी का मान कितना होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं 1/2 एसी कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप पाइथागोरस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से यहां पर देखते हैं, पाइथागोरस से क्या रहेगा? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। क्या? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें AD स्क्वायर का मान निकालना है, तो AD स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए यहां अगर AC का मान निकालिएगा तो यहां AC का जो मान हो जाएगा वो 2CD हो जाएगा। क्या? 2CD हो जाएगा। यहां रखेंगे तो ये 4CD स्क्वायर बराबर माइनस का CD स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 3CD स्क्वायर आ जाएगा। क्या? 3CD स्क्वायर आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 12 रहेगा। देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी हो तो एडी की माप बताइए। देखिए
इस तरीके से डायग्राम यहां बना लीजिए आप। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए का जो निर्देशांक है वो आपका 7,5 हो जाएगा, बी का जो निर्देशांक है वो आपका 5,7 हो जाएगा, और सी का जो निर्देशांक है वो आपका क्या हो जाएगा, -3,3 हो जाएगा। उसने कहा बीसी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, डी है। यहां से लंब डालेंगे तो ये डी हो जाएगा। अब आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला आपका ये है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहां देखिए 5 - 3 2 बचेगा, 2 में से 2 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 3 10। तो ये आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक 1,5 आ जाएंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर 1,5 है तो आपसे क्या कहा कि हमें एडी की माप चाहिए। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र लगाइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर दीजिए। तो यहां देखिए ये आपकी कंडीशन है, तो 1 - 7 हो जाएगा और उसके बाद 5 - 5 हो जाएगा। यहां देखिए माइनस का 6 बनेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 मात्रक क्या, 6 मात्रक किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस। आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं और आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 13। क्या है क्वेश्चन 13, देखिए जरा। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। सेक थीटा बराबर 2 है, क्या है, सेक थीटा बराबर 2 है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, सेक में जो 2 मान होता है, वो जो सेक में 2 मान होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है। देखिए क्या है, कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो एक सर्वसम का है, आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है। तो यहां पर आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 15 रहेगा। क्या है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। देखिए अगर बात करते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको 9 पाई दिया गया, पाई से पाई कैंसिल करिएगा, आर बराबर 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या बनेगी, त्रिज्या क्या बनेगी, 3 सेंटीमीटर बनेगी। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्या है, लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है हमारा, ये आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। कह रहा इसमें खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इसमें खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल देखिए। अगर बात करें ये क्या हो जाएगा, वो हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, एक एबीसीडी क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। अगर हम बात करते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की
वर्ग का विकर्ण देखिए आप, वर्ग का विकर्ण, क्योंकि हमारा ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा AC, ये क्या हो जाएगा 4 4 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला a√2 बराबर कितना होता है 8 हो जाएगा। a बराबर 8 बटे √2, इसको लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2 का परमेकरण करेंगे 8 √2 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, भुजा निकल के आ गई। अब आपसे कहा क्षेत्रफल बताइए, क्या वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो a² होता है 4 √2 का वर्ग कर देंगे, 4 चौगु 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 17 रहेगा। कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 17 रहेगा। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए, कहता है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी से जो माध्य है वो क्या होगा, तो इस तरीके से सारणी आपकी बनी हुई है। देखिए वर्ग अंतराल यहां पर दिया गया, तो मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा 5 और 3 8, दोनों नंबर को जोड़िए, 2 से डिवाइडेशन करिए तो 8 में 2 का भाग 4, तो जगह 7 5 12 तो 6 आ जाएगा, 9 7 16 तो 8 आ जाएगा, यहाँ 20 और 10 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे यहाँ देखिए क्या बनेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, 10 3 30 हो जाएगा। योग कर लीजिए। यहाँ अगर योग करेंगे तो ये सिग्मा एफ कहलाएगा आपका और ये सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। ठीक है ना, देखिए ये हो जाएगा कितना 20 और 30 40, ठीक है 20 और 30 50 66 हो जाएगा। ठीक है 66 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 4 3 7, 4 2 6, 6 और 4 कितना 10। तो हमें समांतर माध्य चाहिए या माध्य चाहिए, तो आप जानते हैं क्या होता फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यानी 66 बटे 10 कितना हो जाएगा 6.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जरा देखिए, कहता एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता बताइए। देखिए कुल प्रतिदर्श की बात करते हैं। कुल प्रतिदर्श, तो जो कुल प्रतिदर्श होते हैं प्यारे बच्चों वो आपके कितने होते हैं 6 होते हैं, क्योंकि पासे पर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। और अभाज्य संख्या की बात करते हैं, अभाज्य, तो अभाज्य की बात करते हैं तो यहां 2 3 5 कुल कितनी संख्याएं होती हैं 3 होती हैं। अब प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम की बात करते हैं तो 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 रहेगा। क्या रहेगा 1/2 रहेगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अब बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर। क्या 19 नंबर क्वेश्चन पर क्या है जरा देखिए, कहता है किसी आवृत्ति वितरण का माध्य, माध्य दिया गया आपको, क्या दिया गया माध्य दिया गया 20.5। फिर आगे क्या कहा आपसे, माध्यिका दी गई है। क्या माध्यिका दी गई है, कितनी दी गई है माध्यिका, ये आपको 21 दी गई है। और आपसे कहा कि बहुलक बताइए। देखिए तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। ठीक है, रख दीजिए 3 गुणा 21 हो जाएगा, माइनस के 2 गुणा 20.5 हो जाएगा, 21 3 63 माइनस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। घटा दीजिए तो ये कितना बच जाएगा 2 2 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं इसमें अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न क्या है जरा देखिए, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं जो हमारी प्रायिकता होती है वो 0 के इक्वल 0 से बड़ी होती है, 0 के इक्वल 0 से बड़ी होती है, 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। अगर कोई ऑप्शन इसके मध्य है तो वो आपकी प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन क्या है 4/3 है,
दूसरा ऑप्शन क्या है 2/3 है, तीसरा ऑप्शन क्या 1 है और चौथा ऑप्शन जो है 3/5 है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, क्या है 4/3, ये हो जाएगा 1.33। जो 1.33 है वो इस कंडीशन से बाहर निकल जाता है, इसलिए यही हमारा जो है वो आंसर होगा, क्योंकि हमसे ये कहा है कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये वाला आंसर क्या है हमारा सही हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अपने लिखित के पोर्शन पर और सॉल्व करेंगे अपने लिखित के क्वेश्चंस को। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 21 प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न जो रहेगा आपका क्या लिखा है, लिखा है यदि cot a का मान आपको दिया गया है b/a, तो आपको सिद्ध करना है b sec a बटे a cos a के बराबर 1। तो सबसे पहले हाँ देखिए हम बात करते हैं, कॉट है तो आप जानते हैं आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a b c, ये आपका आधार b है तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, क्या पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। लंब की बात करेंगे a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल के आएगा कर्ड आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम आपसे कहें कि sec के बराबर, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ड होता है, यानी b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आपसे बात कहें cosec a की, तो cosec के बराबर कर्ड बटे लंब होता है, कर्ड का मान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका कर्ड बटे कर्ड बटे आधार होगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b होगा और यहां आपका a हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्या लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, b sec a बटे a cosec a, यहां मान रख दीजिए। तो यहां देखिए b मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b अपॉन a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a। देखिए a से a काट दीजिए, b से b काट दीजिए, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बना, राइट हैंड साइड हो गया। अब अगला जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। कहता है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी में जब 3 संख्याएं होती हैं तो बीच वाले का 2 गुना और तीसरी और पहली संख्या के योग के बराबर होता है, या फिर आपको क्या करना होता है, यहां से इनका सार्व अंतर बराबर कर देना होता है। यानी यहां बात करें तो d1 बराबर क्या होगा, d2 होगा, यानी d1 को क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। मान रखेंगे तो x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 2x बराबर 3x प्लस माइनस x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस का गुणा हो गया। यहां देखिए यहां से आपका 8 माइनस x बच जाएगा, यहां 3 में से 1 घटाइएगा तो 2x बचेगा, और 1 में से 8 तो माइनस का 7 हो जाएगा। x आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 7, ये 8 उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर माइनस के 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x बराबर 15 बटे 3 काट दीजिए तो x बराबर कितना रहेगा, 5 रहने वाला है। तो जब x का मान 5 होगा तो तीनों की तीनों संख्याएं हमारी क्या होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
होगी। तो इस तरीके से हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 का थर्ड पार्ट रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है जरा देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए यहां पर आप क्या माना 2√3 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। इसको आप इस तरीके से मान लेंगे। अब यहां परमेय संख्या है तो क्या करेंगे, इसको 2√3 बराबर p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। क्यों? यहां पर क्यू का जो मान होगा वो प्यारे बच्चों 0 नहीं होगा। क्यू का मान 0 नहीं लिया जाएगा। अगर क्यू का मान 0 होगा तो ये इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अब यहां से √3 इक्वल टू इसको लिख सकता हूं p बटे 2q लिख सकता हूं। यहां से ये आपका बन जाएगा। अब देखिए ये आपका परमेय संख्या, ये आपका परमेय संख्या है तो लिख सकते हैं क्या, चूंकि p बटे 2q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए 2√3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन है एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण प्रश्न बताइए। अगर बात करें घन का आयतन आपको दिया गया है कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है प्यारे बच्चों वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, इक्वल टू 729। भुजा को हम a मान लेते हैं तो a क्यूब बराबर, इसके फैक्टर करेंगे तो इसे 9 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या? 9 की घात 3 लिख सकते हैं। 9 की घात 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर 9 सेंटीमीटर। घन की जो भुजा आ गई वो 9 सेंटीमीटर है। कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। हमसे कहा घन का क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको निकालना। तो 6a² होता है, 6 × 9 की पावर 2 हो जाएगा 6 × 81, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 8 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 21 में हेडिंग का 5th पार्ट और 6th पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन कि बिंदु जो है वो आपका 2, -3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो है वो आपको ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने। देखिए प्यारे बच्चों किस तरीके से लगाना है अंतः विभाजन बिंदु। देखिए हाँ, बिंदु अगर बात करें तो एक बिंदु आपका ए हो जाएगा। क्या है बिंदु? ये 1, 2, -3 रहेगा। बिंदु बी की बात करें -4,6 है और आपको रेशियो दिया गया है m1:m2 बराबर 1:2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1:2 जो दिया गया है वो आपको रेशियो दिया गया है। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं यहां से x1 की तो x1 आपका 2 हो जाएगा और y1 की बात करते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। x2 की बात करेंगे तो -4 और x/2 की बात करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ m1 का मान आपका 1 होगा, m2 का मान आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपके सामने यहां पर है। अब आप जानते हैं अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस क्या होता है? m2 होता है, कॉमा m1/2
प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां पर बन रही है, ये कंडीशन यहां पर आपकी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है। मान रखने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। देखिए किस तरीके से होगा। m1 की बात करेंगे तो 1, x2 की बात करेंगे -4, m2 का मान 2 है और x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 रहेगा। अपॉन में हो जाएगा 1 + 2, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, m1 1/2 का मान 6 + 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे -4 + 4 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ 6 - 6 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0/3, 0/3। तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 0,0। यानी इस तरीके से ये आपका आंसर बनने वाला है। 0,0 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। यहां पर अगर बात करें बाह्य विभाजन की, तो जहां प्लस होता है वहां प्यारे बच्चों माइनस हो जाता है। जब बाह्य विभाजन की कंडीशन आती है तो ध्यान रखना है, अंतर विभाजन के फॉर्मूले में प्लस होता है, जबकि बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप सभी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, लिखा है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति का मतलब होता है प्यारे बच्चों बारंबारता होता है। तो आवृत्ति दी जाए या फिर आपको बारंबारता दी जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारी बारंबारता ही है। तो देखिए आपके सामने सारणी इस प्रकार से हमने बनाई है। अब यहां पर जो वर्ग अंतराल दिया था, आवृत्ति दी गई थी, तो आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को f से लिखेंगे, f × x हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करेंगे, मध्यमान को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं। दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, उसमें 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 10, 10 में 2 का डिवाइडेशन 5 हो जाएगा, यहाँ 30, 15 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का है, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 40 हो जाएगा, 12 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 250 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 11 × 5 = 55, 33 और 5 = 38 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 405 हो जाएगा। अब यहां पर योग कर दीजिए तो यहाँ ये आपका सिग्मा एफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। 20, 10, 30, 30 और 20 कितना होता है, 50 हो जाएगा। यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 8 21, 4 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, हासिल 2, 4 6, 6 3 9, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। अब आपसे क्या चाहिए, माध्य निकालना है। माध्य को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। कितना आ गया, 1260 बटे कितना हो जाएगा, 1260 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 126 बटे 5 ब्रेक करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना बचा 2, 5 25 हो जाएगा, दशमलव लगाइए, 10 5 दूनी 10, तो 25.2 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर बनेगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए अब देखते हैं अपने आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 22वां प्रश्न रहने वाला है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 22वें प्रश्न में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। लेकिन यहां पर हम क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो आइए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहता है बिंदु -के 4,6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस पर हमें बात करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले
अगर यहां हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या एक बिंदु है आपका P, इस बिंदु P के जो निर्देशांक है आपके वो दिए गए हैं कितना, -4,6, और ये बिंदु B कहलाएगा, ये बिंदु A कहलाएगा। बिंदु A के कोऑर्डिनेट जो है वो कितने हैं, -6,10, और बिंदु B का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 3,-8 है। कह रहा है कि बिंदु P जो है उस रेखाखंड को, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेता हूं ये इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है प्यारे बच्चों। तो देखिए अंतर विभाजन बिंदु की निर्देशांक की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। तो किसी एक कंडीशन का प्रयोग यहां पर हम करेंगे तो इसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कह सकते हैं। ये कंडीशन हम यहां पर लागू करेंगे, इस कंडीशन से इस प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू m1 आपको निकालना है, x2 3 हो जाएगा, m2 आपको पता करना है, x1 का -6 हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपके सामने बनकर आई है। अब आपको क्या करना है, m1 को आप एक तरफ कर लीजिए, m2 को आप एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए हो जाएगा -4m1 और ये 3m1 आगे आएंगे तो -3m1, ये -6m2, ये 4 उस तरफ जाएगा पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा। यहां -7m1 हो जाएगा इक्वल टू -2m2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 बटे m2 की जब बात करते हैं तो 2/7 हो जाएगा, यानी m1 रेशियो m2 की बात करेंगे तो 2:7 आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए। कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न रहने वाला है। आइए बात करते हैं। एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है जिसका केंद्र मान लेता हूं O है। इस वृत्त के केंद्र O से ये मैंने त्रिज्या मान ली। एक स्पर्श रेखा बनानी है, ये स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो दी गई है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के जो बाहर बिंदु है उसकी दूरी जो दी गई है वो आपकी 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। इसको मान लेता हूं ये कोई बिंदु P है और ये बिंदु आपका क्या है, A है। ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या आपकी रहेगी, रेडियस रहेगी। इस तरीके का चित्र बनेगा। इस तरीके का चित्र जब आप बनाएंगे तो देखिए आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं, जरा उस पर बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। जब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पाइथागोरस प्रमेय काम में ला सकते हैं। तो बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्या, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें किस भुजा का मान निकालना है, हमें लंब भुजा का मान निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर यानी R स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 7.5 का वर्ग करेंगे, माइनस का कितना 6 का वर्ग करेंगे। देखिए यहां से अगर आप इनका वर्ग करके सोचते हैं, इनका वर्ग करके हम निकाल सकते हैं तो आप फंस सकते हैं। अगर हम बात करें R स्क्वायर बराबर, एक बार इसे ऐड कर दीजिए, एक बार ऐड करेंगे, एक बार यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 6 13.5, मल्टीप्लाई से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कितना देखिए सॉरी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इतना आपका हुआ। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर गुणा कर दीजिए 15 पना 75 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 7 कितना होता है 45, 7 52 हो जाएगा। हासिल कितनी लगेगी, हासिल कितनी लगेगी 5 लगेगी। 15 एकम 15 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दशमलव कितना आ गया 25 आ गया। आर स्क्वायर का मान आपका कितना 20.25 है, तो आर का मान 20.25 हो जाएगा। जब आर का मान निकालिएगा तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या रहने वाली है। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 पार्ट रहेगा। कहता है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां बात करें प्यारे बच्चों, तो एक ट्रायंगल यहां पर लेंगे, एक त्रिभुज यहां पर देखने वाले हम लोग। इस तरीके से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर ये हमारा त्रिभुज रहेगा, एक ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी है। मान लीजिए एक रेखा है आपकी, कोई डीई रेखा है, क्या कोई डीई रेखा है। ये आपका बिंदु डी है और ये मान लेता हूं बिंदु ई डैश है, क्या है ई डैश है, ठीक है। ये आपका ई डैश है और जो डीई रेखा है यहां पर देखिए एक रेखा और बनाएंगे हम इस तरीके से। ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बिंदु डी है वो आपका निश्चित है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपको सिद्ध करना है कि जो डीई रेखा है क्या वो बीसी के समांतर है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ पर, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए आप पहले जानते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो है आपकी, समानुपातिकता जो प्रमेय है, उससे आप अगर यहां देखेंगे, उस कंडीशन से अगर यहां आप देखेंगे तो किस तरीके से आप यहां बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा एडी बटे क्या हो जाएगा डीबी हो जाएगा, बराबर में क्या ए ई डैश बटे ई डैश सी लिख सकता हूं मैं। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, जो दूसरी कंडीशन आपकी रहेगी वो एडी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ईसी कह सकता हूं मैं। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन आपके सामने है, दो इक्वेशन आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए एडी बटे डीबी है तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इन्हें हम लिख सकते हैं किस तरीके से, जरा वो देखिए। इसको हम लिख सकते हैं ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे करना है। देखिए दोनों पक्षों में आप एक ऐड कर दीजिए, क्या दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में आप क्या करने वाले हैं, एक जोड़ दीजिए, क्या एक जोड़ दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ए ई डैश सी प्लस 1 हो जाएगा, ए ई बटे ई सी प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस, सॉरी यहां पर प्लस आपका एलसीएम ले लिया तो यहां पर हो जाएगा ई डैश सी बराबर में ए ई प्लस ई सी बटे ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी को हम ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए सी बटे ई डैश सी लिखा जा सकता है। और ए ई
प्लस ईसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम एसी लिख सकते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये आपका ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा, ई डैश सी बराबर ई सी हो जाएगा। अब यहां क्या कंडीशन बनी, किस तरीके से बनी, जरा उस पर बात कीजिए। अब चूंकि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के है। चूंकि जो डीई रेखा है, जो डीई डैश जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। यह कब संभव होगा, डैश, चूंकि डीई डैश समांतर बीसी है, यह तभी संभव होगा जब ई डैश व ई एक ही बिंदु हो। क्या, एक ही बिंदु हो। अगर ई डैश और ई जब एक ही बिंदु होगा तब हम कह सकते हैं क्या, कि डीई जो रेखा होगी वो क्या होगी, बीसी के समांतर होगी। क्या होगी, बीसी के समांतर होगी। यानी जो डीई डैश रेखा है वो डीई रेखा होगी, तब हम कह सकते हैं क्या, डीई समांतर क्या होगा, बीसी होगा। इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न रहेगा वो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा। आइए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। क्या है, दो अंकों की एक संख्या है। क्या है, दो अंकों की एक संख्या है। उस संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। दो अंकों की एक संख्या है, मान लेता हूं, माना दाही का जो अंक रहेगा वो आपका क्या है, x है। और इकाई के अंक की बात करते हैं, इकाई का अंक जो बनेगा वो क्या बनेगा, y बनेगा। और जो संख्या रहेगी प्यारे बच्चों वो आपकी 10x प्लस y हो जाएगी। ये कंडीशन आप जब भी दो अंकों से संबंधित संख्या का प्रश्न बने तो सबसे पहले आपको इस तरीके से मान लेना है, इस तरीके से संख्या जो है वो आपको बना लेनी है। जब आप संख्या बना लेंगे उसके बाद आप शर्त बाई शर्त काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, अंकों को बदलने पर बनी संख्या। अब देखिए अगर अंक आप पलटेंगे या अंक बदलेंगे तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, यानी इकाई वाला दहाई का हो जाएगा, दहाई वाला इकाई का हो जाएगा, तो ये आपका 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट शर्त की बात करते हैं। फर्स्ट शर्त क्या कहा कि अंकों का जो योग है वो कितना है, 12 है। तो ये तो आपका हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना, 12। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और बात करें अगर सेकंड शर्त पर, जो सेकंड शर्त है वो क्या है, जरा देखिए। कहता है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। यानी दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y प्लस कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है, आप पक्षांतर कर लीजिए। जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस के x माइनस का 10x माइनस y बराबर 18 लिख दीजिए। यहां से आपका माइनस का 9x प्लस का 9y इक्वल टू कितना, 18 रहेगा। माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 18। 18 दो कट जाएगा 2 बार में, तो x माइनस y बराबर कितना, माइनस का 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब दो इक्वेशन आपके सामने हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर -2 है। ये कैंसिल करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी x बराबर 10/2, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान 5 था,
अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्लस y बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 5 यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। संख्या क्या बनेगी, संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या 10x प्लस y आपने मानी, तो 10 गुणा 5 प्लस 7 यानी ये 50 और 5 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, 57 बनने वाली है, 57 रहेगी। इस तरीके का एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर इसका रहने वाला है 5th पार्ट। द्विघात समीकरण आपके सामने है, द्विघात समीकरण गुणनखंड करना है, हमें मूल ज्ञात करना है, अंडर रूट 3x स्क्वायर। क्या, देखिए रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 11 रूट 3 बराबर 0 है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। सॉरी, यहां माइनस का 11x है, क्या माइनस का 11x और यहां प्लस का कितना है, 8 रूट 3 है। क्या 8 रूट 3 है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रूट 3 का गुणा इस लास्ट नंबर से कराएंगे तो देखिए रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा 3 हो जाएगा और इस 3 का गुणा 8 के साथ 24 होता है। 24 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि जोड़ने पर आपका 8 हो जाए, सॉरी 11 हो जाए, तो 8 3 24 होगा। तो इसको लिख सकता हूं रूट 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 8 रूट 3 इक्वल टू 0। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से कॉमन लेना है। देखिए यहां से आपको x कॉमन मिलेगा तो रूट 3x माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से आप रूट 3 कॉमन ले लीजिए। रूट 3 जब कॉमन लेंगे तो रूट 3 का भाग 3 में देंगे तो रूट 3x हो जाएगा और यहां माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो रूट 3x माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए। रूट 3x इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये आपका बना। इसके बाद अगर बात करें x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये रहेगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था और अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा वो निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न जो है अच्छा है और ये प्रश्न आपका जो पूछा गया है कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपका बढ़िया प्रश्न रहेगा। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा 6 पार्ट रहने वाला है। क्या है जरा देखिए। पहले हम क्या करेंगे, यहां जो दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, यहां पर एक सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल, फिर आपको दी गई है क्या, बारंबारता, फिर आपको बना लेनी है क्या, संचयी बारंबारता। ये कंडीशन आपकी रहेगी, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अगर यहां हम बात करते हैं तो ये पहले जो है आपका वो क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है 50। ये तो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो दी गई 2 8 20 15 5, 2 8 20 15 5, ये आपकी क्या है, बारंबारता दी गई है। अब संचयी बारंबारता आपको बनानी है। कैसे बनती है आप जानते हैं। 2 को पहले यहां लिख दीजिए, 2 को 8 के साथ जोड़िएगा, 2 8 कितना 10, 10 और 20 कितना 30, 30 15 45 और 45 और ये हो जाएगा 50। ये तो आपकी क्या है, बारंबारता सारणी हमने बना ली। इस तरीके से आपकी बनती है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखते हैं थोड़ा और। यहां अगर हम बात करें योग की तो योग कितना रहेगा, n का मान यहां पर कितना रहेगा, ये 50 रहेगा। कितना रहेगा, 50 रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, n/2 पता करना है तो n/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25वां पद जो रहेगा प्यारे बच्चों वो कहां रहेगा, 30 के अंदर आएगा। तो ये 30 के जब अंदर आएगा तो इसका जो वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा वो L1 L2 ये हो जाएगा। ये आपका
स्मॉल एफ इसको हम कैपिटल एफ मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करेंगे L1 का मान आपका 20 रहेगा, L2 का मान आपका 30 रहेगा, स्मॉल एफ कितना है 20 है और कैपिटल एफ का मान कितना है 10 है। अब आप माध्यिका की बात करेंगे, क्या माध्यिका या कहें माध्यक, दोनों बातें आपकी एक होती हैं। L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और n बटे 2 माइनस क्या होता है कैपिटल एफ होता है। अब यहां पर क्या करिए, मान रख दीजिए, L1 कितना है 20 रहेगा, L2 30 माइनस 20 बटे 20 हो जाएगा और यहां पर n बटे 2 25 माइनस कितना 10। इसको सॉल्व करना है तो ये 20 प्लस ये हो जाएगा 10 बटे 20 और गुणा में यहां कितना बचेगा 15 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। देखिए इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। यहां देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 बटे 2 दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए तो 20 प्लस 7.5 हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा वो 27 दशमलव कितना रहेगा 5 रहेगा। जो माध्यिका रहेगी वो 27 पॉइंट कितनी रहेगी 5 रहने वाली है। तो इस तरीके से माध्यिका का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। आइए चलते हैं अब अपने आगे के जो प्रश्न रहेंगे। देखिए अब जो प्रश्न आएंगे वो आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्न हल करने होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लेने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट इसका लगाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। एक ठोस बेलन के आकार का है, एक ठोस है जो बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। इस बेलन की तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना। देखिए किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से इसको बनाते हैं। जरा देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसको बनाने की, तो देखिए इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम आपका हो सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इस तरीके से ही आपका मान लीजिए एक बेलन है हमारा ये। अब इसके दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ, इस तरीके से मान लीजिए आपका क्या है अर्धगोला रहेगा, ये अर्धगोला है, ठीक है ना। ये क्या है अर्धगोला है, ठीक। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपकी कितनी है 19 सेंटीमीटर है, कितनी है 19 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या जो है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन की त्रिज्या भी कहलाएगी आपकी और गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी आपकी कहलाने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करते हैं ये ए बी सी डी, देखिए 3.5 और 3.5 ये हो जाएगा आपका 7। तो 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर बच जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए किस तरीके से बात करेंगे, मान लेते हैं क्या माना अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। और दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये h बराबर जो हो जाएगा वो 19 माइनस कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 19 माइनस 7 अगर बात करें तो ये 3.5 प्लस 3.5 से आ रहा है तो 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठोस का आयतन, किसका ठोस का। तो ठोस का जब आयतन पता करेंगे देखिए क्या हो जाएगा ठोस का आयतन, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का आयतन, ये आपका हो जाएगा। बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है,
यहां सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो h प्लस 4/3 r बन जाएगा, ये बनेगा। अब यहां मान रखेंगे, देखिए मान रख के सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा जरा देखिए। पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर का मान 3.5 गुणा 3.5 हो जाएगा। h की बात करते हैं तो आपका 12 है, प्लस के 4/3 मल्टीप्लाई आपका 3.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब काटेंगे तो 0.5 टाइम्स कट जाएगा आपका, 22 पंचे 110 11 हो जाएगा गुणा 3.5। इसको सॉल्व करिएगा तो 12 प्लस, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बटे में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप किस तरीके से, देखिए इसको गुणा कर दीजिए। जब इसको गुणा करेंगे देखिए 11 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए 11 गुणा 3.5 अभी रखते हैं इसको, 12 देखिए 12 36 कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा। 36 में आप 14 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50/3 हो जाएगा। 50/3 देखिए दशमलव यहाँ हटा लेगा तो 0 बढ़ जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 11 गुणा 5 25 5 15 15 2 17 175 हो जाएगा बटे में कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे 11 पंचे 55 11 7 77 82 और 11 एकम 11 और 8 कितना होता है 19 3। इसको ब्रेक कर दीजिए, 3 18 इतना 1 बचेगा, 3 चौक 12 3 एकम 3, देखिए 3 18 1 बच जाएगा, 3 चौक 12 3 एकम 3 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 18 फिर आपका बच जाएगा 2, 3 18 तो यहां लिख सकता हूं इस तरीके से। तो आंसर बनेगा कितना 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या कहा, ठोस का, क्या ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्या क्या है यहां पर, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब आप जानते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां से 2 पाई आर एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस 2r हो जाएगा। ठीक, तो यहां 2 पाई की जगह पाई रखते हैं, r का मान 3.5 इंटू, देखिए h का मान कितना है 12 प्लस कितना हो जाएगा यहां 2 इंटू r, 2 इंटू r 2r यानी 3.5 ये रहेगा आपका। तो कितना आंसर यहां से आपका बन सकता है वो आप देख लीजिए। तो यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा 7 पाई इंटू 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 7, तो 7 पाई इंटू 19 सत्ते 133 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। क्या 133 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लें, क्या इसका आंसर जो है वो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिए क्या इसका आंसर जो है वो सही रहेगा, किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। अगर आप चाहें तो यहां पाई का मान भी रख सकते हैं, क्या पाई का मान अगर रखना चाहें तो इसको रख दीजिए 133 गुणा 22/7, ठीक है। 7 से इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 6 बचेगा, 7 निम 63। अब वो गुणा कर दीजिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 होता है, यहां से लगेगी 3, 19 दूनी 38 और 3 कितना 41। देखिए ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर ये भी बन सकता है, इस तरीके से आपका आंसर 418 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अच्छा प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं इसका और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है हमारा इसका अथवा वाला पार्ट रहेगा, 23 का कहता है एक लंब वृत्तीय
एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास बताइए। देखिए सबसे पहले अगर मान लेता हूं, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या है, एल है। ठीक है, और एल बताया गया आपको कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया गया है। अब बात करते हैं शंकु का, क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको दिया गया कितना, 90 पाई, कितना, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन दैट है, दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु का वो क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है, बराबर में कितना है, 90 पाई है। यहां पाई से पाई कैंसिल करेंगे, आर रहेगा, एल की जगह 13 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13 आर प्लस के आर स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर प्लस के 13 आर माइनस के 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपका कितना बच जाए, ये आपका 13 बच जाए। तो आप जानते 18 पंचे 90 होता है, तो 18 आर माइनस 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। तो यहां से आर कॉमन मिलेगा, आर प्लस 18 हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 ये भी हो जाएगा। तो आर माइनस 5 एक ब्रैकेट में आएगा, आर प्लस 18 एक ब्रैकेट में आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर 5 हो जाएगा, जबकि आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर माइनस 18 होगा, जो कि आपका नहीं हो सकता। अब व्यास चाहिए आपको, क्या चाहिए, व्यास चाहिए, डी चाहिए, तो आप जानते हैं 2r होता है, 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना 24वां प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 क्या है, जरा देखिए। दोनों प्रश्न जो इसके रहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के रहने वाले हैं, दोनों प्रश्न ऊंचाई और दूरी के रहेंगे। जरा देखिए, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन का शिखर है से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन को हम बनाएंगे, यहां पर डायग्राम पहले बनाते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, एक केबल टावर है। तो देखिए इस तरीके से बात करने वाले, ये केबल टावर आपका हो जाएगा। मान लीजिए AB जो है वो आपका क्या है, केबल टावर है, और एक 7 मीटर ऊंचा भवन है इसके सपिक्स में। देखिए यहां से ये आपका 7 मीटर ऊंचा हम भवन बना लेते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी प्यारे बच्चों वो x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका CD जो है वो आपका 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक, इस तरीके से आप, ये आपका बिंदु E हो जाएगा। फिर देखिएगा, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से शिखर के बीच बन रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। फिर पढ़िए, कहता है और इसके पाद का, नहीं, भवन के शिखर से टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो आपका कितना है, 45 अंश है, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, तो कह रहा है ये बताओ टावर की ऊंचाई क्या है। टावर की ऊंचाई की बात करते हैं, मान लेते हैं जो टावर है हमारा वो स्मॉल h मीटर ऊंचा है, और ये 7 मीटर अगर है तो ये आपका h माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां मान लेंगे क्या, माना टावर AB की ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब टावर AB की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। अब हम बात करने वाले हैं एक एक एंगल की। तो समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में, क्या, BCD में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश। अब tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, 7, आधार कितना रहेगा, x, 1 बराबर 7 बटे x, यानी x बराबर 7 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर आ गई। अब हम बात करने वाले हैं आगे समकोण त्रिभुज, क्या, AED में।
AED की बात करेंगे तो यहां 60 अंश हो जाएगा, क्या 10 60 बराबर, ये x है तो ये भी आपका x ही होगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा h माइनस 7/x, यानी √3 इक्वल टू h माइनस 7/x हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो h माइनस 7 बराबर √3x हो जाएगा। x का मान रख दो, x का मान रखने पर तो h माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7/√3। h का मान निकालना है तो 7√3, ये 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, h बराबर 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर हो जाएगा। क्या 7 कोष्टक √3 + 1 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इस तरीके से ही आपका आंसर बनेगा, इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा 24 का अथवा वाला प्रश्न रहेगा, 24 का सेकंड पार्ट रहेगा। क्या है जरा देखिए, कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक स्तंभ है, मान लेता हूं ये आपका क्या है, एक स्तंभ है, क्या है एक स्तंभ रहेगा आपका। अब अगर हम बात करें तो पहले एंगल जो बन रहा था वो क्या था आपका, फाई था, क्या था फाई था। फाई से कितना हो गया, थीटा हो गया, कितना हो गया थीटा हो गया, तब a मीटर छाया जो थी वो अधिक लंबी हो गई। इसे मान लेता हूं ये आपकी x थी, ये आपका a b c और d हो जाएगा। ऊंचाई मान लेता हूं आपकी क्या है h है, क्या है h है। तो ये कंडीशन आपकी है, यहां से x + a कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं x + a कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा ही रख सकते हैं, BC के नाम पर लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, मान लेता हूं क्या, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई जो है वो क्या है h मीटर है, क्या है h मीटर है। अब आप एक एक एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में जब बात करेंगे तो यहां tan फाई है, क्या है tan फाई इक्वल टू h बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहां से x का मान अगर निकालें तो h बटे इसको हम tan फाई लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। दूसरे एंगल की ओर चलेंगे तो दूसरा जो एंगल है आपका वो क्या है, समकोण त्रिभुज ACD में ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h बटे x प्लस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा h बटे x प्लस a हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो x प्लस a बराबर h बटे tan थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, h का मान यहां पर रख देंगे, x का मान रखने पर जो x का मान हमने निकाला वहां रख दीजिए, तो h बटे क्या हो जाएगा tan फाई हो जाएगा, प्लस a बराबर h बटे tan थीटा हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करिएगा, a बराबर h बटे tan थीटा माइनस h बटे tan फाई हो जाएगा। यहां से a h कॉमन ले लीजिए तो देखिए एलसीएम भी लेते हैं डायरेक्ट, तो ये tan थीटा tan फाई हो जाएगा, ये tan फाई माइनस tan थीटा, इसको लिख सकता हूं tan फाई माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें h का मान निकालना है तो ये जो बटे में है वो आपका a के साथ पहुंच जाएगा और ये क्या हो जाएगा बटे में पहुंच जाएगा। तो h का जो मान निकल के आएगा, वो a tan थीटा माइनस tan फाई गुणा हो जाएगा a tan थीटा tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा, ये रहेगा, ये आपका मीटर में आंसर आएगा। किसमें आएगा, मीटर में आंसर आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है, इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बात करते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 7 के अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 रहेगा। क्या है
क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या है इसका फर्स्ट पार्ट जरा देखिए। कहता है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का योग जब आपको दिया हो तो देखिए मान लेते हैं, माना संख्याएं, एक आपकी x हो जाएगी और एक आपकी क्या मान लेता हूं 8 - x मान लेता हूं। ये आपकी हो गई, दो संख्याएं बन गई आपकी। अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या कहा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल जो दिया गया है वो 8/15 है, यानी व्युत्क्रमों का योगफल 1/x अपॉन प्लस 8 - x अपॉन में है 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 8/15 है। क्या है 8/15 है। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहां x 8 - x बराबर 8 - x प्लस x हो जाएगा बराबर में 8/15। x से x कैंसिल करेंगे, देखिए हो जाएगा 8/8x - x स्क्वायर गुणा कर दिया इक्वल टू में 8 बटे कितना है 15, 8 से 8 ब्रेक कर दीजिए, एक बार में कट जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 15 बराबर 8x - x स्क्वायर हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए, x आगे आएगा तो x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में -8x प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। 15 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि जोड़ने पर 8 हो जाए तो 5 × 15 होता है, तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे तो x -5 -3 तो x -5 इक्वल टू 0, तो x -5 हो जाएगा, x -3 इक्वल टू 0, तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, तो दो संख्याएं जो बनेगी वो आपकी 3 और कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। 3 और 5 जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, हमारी संख्याएं रहेंगी। क्या रहेंगी, संख्याएं रहेंगी। इस तरीके से हम लोग बात किए, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल किए। आइए बात करते हैं अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा, कहता है दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेता हूं क्या, माना दो क्रमांकगत धन पूर्णांक, एक x तथा x + 1 हो जाएगा। एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x + 1 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा, दोनों के वर्गों का योग जो है वो आपको 365 दिया गया है, गिवन दैट है, तो 365 रख दीजिए, ये हो जाएगा। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 वर्ग प्लस का 2x × 1 इक्वल टू 365 रहेगा। x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस का 2x और बराबर में 365। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए आप, तो किस तरीके से बनेगा देखिए, ये हो जाएगा 365 माइनस का बराबर 0, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए 2 का डिवाइडेशन यहां हो जाएगा, तो 2 का भाग कर दीजिए। 2 का भाग करने पर, जब 2 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182। अब 182 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर आपका एक बच जाए। कितना बच जाए, एक बच जाए। तो गुणनखंड की मेथड से देखें तो आपका ये हो जाता है 14 और 13 बनेगा। तो यहां से x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो यहां से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस का 13 कॉमन मिलेगा तो x और माइनस माइनस प्लस 13 का भाग करेंगे 14 बार जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर -14, चूंकि धन पूर्णांक तो ये वाला मान आपका नहीं हो सकता। अब आपसे कहा धन पूर्णांक बताओ, तो धन पूर्णांक की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बनेंगे,
एक तो आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि धन x का मान 13 है तो यहां 13 रखेंगे और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दो मान आपके पॉसिबल है, 13 और 14, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा सेट नंबर 7 जिसे हमने आज सॉल्व किया। 2024 के जो 7 सेट थे वो आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब आपकी अगर कोई क्वेरी है, किसी भी सेट को आपको सॉल्व करना है, अगर किसी सेट में आप फंस रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस सेट को आगे आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, आपको उस सेट का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अब आपको चैप्टर वाइज जो भी श्रृंखला हमारी चल रही थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वह चलती रहेगी। और आपको अब मॉडल पेपर प्रत्येक संडे को आपको एक मॉडल पेपर कराने वाला हूं। एक मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा, प्रत्येक संडे को आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको मॉडल पेपर के तौर पर लगभग 5 मॉडल पेपर्स में आपको देने वाला हूं, 5 मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक, आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट जो है वो आता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।